Okay, students, now we are going to discuss the another important aspect, which is the classification of financial markets. Okay, हमने पहले भी कहा था फाइनेंशियल मार्केट हमारे पास एक ऐसा प्लेस है जहां हम बायर एंड सेलर को एक जगह पे फैसिलिटेट करते हैं टू बाय एंड सेल द सिक्योरिटीज। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स को बेचने के लिए उनको फैसिलिटेट करते हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। अब इस प्लेटफॉर्म को हमने दो तरह से कैटेगराइज किया हुआ है। एक है आपके पास कैपिटल मार्केट, जिसे हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मार्केट। अब कैपिटल मार्केट लॉन्ग टर्म मार्केट क्यों है कि द मनी रेज्ड थ्रू दिस ओके is basically used for for investment purpose. Okay, so we are using this money for buying new assets. Okay, जो पैसा यहाँ से आएगा कैपिटल मार्केट से, वो न्यू एसेट्स या फिर और मॉडर्नाइजेशन करने के लिए हम ले रहे हैं। ओके, या एक्सपेंशन के लिए। तो इसमें क्या है कि लॉन्ग टर्म के लिए पैसा आप इन्वेस्ट करते हो, जो भी पैसा आप कैपिटल मार्केट के थ्रू रेज करते हो। अब कैपिटल मार्केट को हमने दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक है प्राइमरी मार्केट, जिसे कहते हैं न्यू इश्यूज मार्केट। ओके, और एक है हमारे पास सेकेंडरी मार्केट, दिस इज ओल्ड इश्यूज मार्केट। अब आप कहोगे कि न्यू इश्यू और ओल्ड इश्यू में क्या फर्क है? न्यू इश्यू मतलब दोज शेयर्स which are floated in market for first time, market for first time। ठीक है, जैसे अभी आपने देखे होंगे कि आईपीओज आए थे। किस किस के आए थे आईपीओ? रूट मोबाइल के, ओके, या हैप्पी माइंड्स के। ओके, आज ही दो कंपनीज के आईपीओ क्या कहते हैं लिस्ट हुए हैं स्टॉक मार्केट पे। एक तो है कैम्स का और एक है कैम्को का। ओके, तो ये कंपनीज ने अपने शेयर्स मार्केट में बेचे और पैसा रेज किया टू एक्सपेंड, मॉडर्नाइज और या नए एसेट्स को बाय करने के लिए। एंगल इन्वेस्ट जो है ब्रोकरेज है, उसने भी लॉन्च किए थे, उसके भी शेयर्स अभी लिस्ट होने हैं। तो ये क्या है आईपीओ? अब आप कहाँ किस मार्केट के थ्रू डालते हो? आईपीओ आता है प्राइमरी मार्केट के थ्रू। ओके, आईपीओ किस मार्केट के थ्रू आता है? आपके पास प्राइमरी मार्केट के थ्रू। ओके जी, तो ये जो आपके पास है आईपीओ किस मार्केट के थ्रू आता है? प्राइमरी मार्केट के थ्रू। ओके, अब ये सेकेंडरी मार्केट पे आ जाते हैं। सेकेंडरी मार्केट क्या है? दैट मार्केट which deals in already issued shares। ओके, तो यहाँ जो आपके पास कंपनी है, जो यहाँ तो कंपनी डायरेक्टली इन्वॉल्व है, डायरेक्टली डन बाय कंपनी। ओके, इस केस में, और इस केस में इनडायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ
ऑफ कंपनीज से। तो ये आपके पास है सेकेंडरी मार्केट और प्राइमरी मार्केट। तो ये दो मार्केट्स हैं जो किसके अंदर आती हैं, वर्ड कैपिटल मार्केट में। ओके जी। अब आपके पास दूसरी मार्केट है जिसको हम कहते हैं मनी मार्केट। मनी मार्केट को हम होलसेल मार्केट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, होलसेल मार्केट भी बोला जाता है मनी मार्केट को। ओके। और इसको दूसरी नाम क्या कहते हैं, इसको वर्किंग कैपिटल मार्केट। ओके। या इसे कहते हैं बैंकर्स मार्केट। ओके। तो कोई भी नाम दिया जा सकता है। अब आपने यहाँ पे वर्ड पढ़ लिया होलसेल मार्केट, ठीक है। और वर्किंग कैपिटल, सबसे पहले तो ये आ जाते हैं वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है कि आपको पैसा चाहिए फॉर अ पीरियड ऑफ लेस देन 1 ईयर, वो वर्किंग कैपिटल में आता है। अब ये पैसा आपका 1 डे से 365 दिन तक एक्सपेंड कर सकता है। ओके। तो इसे मनी मार्केट। और क्योंकि ये एक दिन से 365 दिन के बीच में ही यूटिलाइज हो जाता है या इसका एडजस्टमेंट हो जाता है, तो हम इसे क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म मार्केट भी बोलते हैं। तो ये है आपके पास दो तरह की मार्केट्स हैं, एक कैपिटल मार्केट, एक मनी मार्केट। कैपिटल मार्केट को हम लॉन्ग टर्म मार्केट बोलते हैं, मनी मार्केट को हम शॉर्ट टर्म मार्केट बोलते हैं। ये पैसा छोटे टाइम पीरियड के लिए अरेंज करके देती है। और यहाँ पे होलसेल मार्केट, अब ये वर्ड है होलसेल मार्केट क्यों, नो इंडिविजुअल इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन दिस मार्केट। ओके। तो कोई इंडिविजुअल इन्वेस्टर इस मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकता। तो कौन इन्वेस्ट कर सकता है, आरबीआई, एसबीआई, एलआईसी, जीआईसी या एचएनआईज, ठीक है, एफआईआईज, ठीक है जी। और इसमें क्या है कि इन दिस मार्केट द मनी हैज टू बी इन्वेस्टेड इन लॉट्स। ठीक है जी। तो लॉट्स में इन्वेस्टमेंट है पैसे की, तो ये एक अनदर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। तो ऑल दैट इज बीइंग डन इज बीइंग यूज्ड, और मतलब इस तरीके से ये आपके पास फंक्शन करती है ये वाली मार्केट। ओके। तो ये आपके पास दो तरह की मार्केट्स आ गई। अब हम आगे चलते हैं इससे, दैट इज व्हाट इज मनी मार्केट। तो मनी मार्केट बेसिकली हमने थोड़ा बहुत डिस्कस किया है, अब मनी मार्केट पे करते हैं। तो पहला पॉइंट क्या है, मनी मार्केट इज ए मार्केट फॉर शॉर्ट टर्म फंड्स। ओके। जिसका टाइम पीरियड है अप टू 1 ईयर। ठीक है। अब दूसरा हमने पॉइंट डिस्कस किया था कि मनी मार्केट किसके लिए यूज होती है, वर्किंग कैपिटल के लिए। ये फिक्स एसेट्स में इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं है। वर्किंग कैपिटल का मतलब क्या है, वर्किंग कैपिटल इज का फॉर्मूला होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, और द मनी यूज्ड ऑब्लिक रिक्वायर्ड
to meet day-to-day requirement of funds. ये है आपके पास वर्किंग कैपिटल। ओके जी, तो वर्किंग कैपिटल के लिए मनी मार्केट है। ओके, ये इसमें एक और इम्पोर्टेंट है, इट इन्वॉल्व्स लेंडिंग एंड बोरोइंग ऑफ मनी एज वेल हैविंग 1 ईयर। मतलब जो भी बोरोइंग लेंडिंग हो रही है या बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज हो रही है, वो किसके लिए हो रही है? 1 साल की टर्म के लिए हो रही है और कुछ नहीं है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें क्या है कि इसकी कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। ज्योग्राफिकल लोकेशन का मतलब है कि अनलाइक ज्योग्राफिकल लोकेशन का मतलब अनलाइक सेकेंडरी मार्केट। ओके, सेकेंडरी मार्केट कौन सी है? जैसे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, ओके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है। इनकी तो आपके पास एक ज्योग्राफिकल लोकेशन है कि यहाँ ये एक बॉम्बे में, एक दिल्ली में है, तो ये एक जगह है जहाँ आप ट्रेडिंग एक्टिविटीज कैरी आउट होती है। अब इसकी कोई ज्योग्राफिकल लोकेशन नहीं है। ओके, तो ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि यहाँ पे कोई डिफाइंड फिजिकल स्पेस अवेलेबल नहीं है जहाँ से मनी मार्केट ऑपरेट करती है। और इसमें बेसिकली हमने क्या डिस्कस किया था कि कौन इन्वॉल्व है? मेजर इंस्टीट्यूशंस। कौन कौन से? जैसे आरबीआई, एलआईसी, यूटीआई, जीआईसी, या बड़े कमर्शियल बैंक्स, बड़ी फाइनेंशियल फर्म्स या इंश्योरेंस कंपनीज। तो ये सारे इसमें इन्वॉल्व हैं मनी मार्केट में। ओके, और अब मनी मार्केट, आपको यह होगा कि मनी मार्केट आपने इतना कुछ तो बता दिया, मगर इसके इंस्ट्रूमेंट तो बताए नहीं कि कौन से इंस्ट्रूमेंट्स के थ्रू ये पैसा रेज किया जाता है। तो हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स जो बताए गए हैं वो क्या हैं आपके पास? एक तो है कॉल मनी, ओके, फिर है ट्रेजरी बिल, ये दूसरा इंस्ट्रूमेंट है। तीसरा है आपके पास कॉमर्शियल पेपर, ओके, और फिर है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट, और फिर है आपके पास कॉमर्शियल बिल। ओके जी, तो ये आपके पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो यहाँ पे यूज होंगे, मतलब जिसके थ्रू पैसा रेज किया जाएगा। कॉमर्शियल कॉल मनी, ट्रेजरी बिल, कॉमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट एंड कॉमर्शियल बिल्स। ओके, अब हम नेक्स्ट इसके ऊपर डिटेल में डिस्कस करते हैं कि मनी मार्केट के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ओके जी, ये है आपके पास मनी मार्केट के इंस्ट्रूमेंट्स। एक है कॉल मनी, दूसरा है ट्रेजरी बिल, तीसरा है कॉमर्शियल बिल, चौथा है कॉमर्शियल पेपर, और पांचवा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ओके जी, तो अब हम इसको डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं कि ये क्या क्या है। सबसे पहले तो आ जाते हैं हम कॉल मनी के ऊपर। ओके, कॉल मनी क्या है? ये पैसा रेज किया जाता है 1 से 15 दिन के लिए। ओके, मैक्सिमम टाइम है इसका, बट मेनली it is raised for a period of 1 to 2 days, okay, at call rate। ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अब रेज कौन करता है? दिस मनी इज raised by banks from fellow banks or other financial institutions
like insurance companies. ओके, ये तो दूसरा आ गया। अब तीसरा के क्यों रेज किया जाता है? इट इज रेज्ड टू मेंटेन मैंडेटरी CRR। ओके, अब क्या है कि आपके पास रिजर्व बैंक ने एक CRR की एक कंडीशन रखी है कि आपको वो मेंटेन करके रखना है, और बैंक के पास क्या हुआ है, अचानक से लोन की डिमांड ज्यादा आ गई और उसके पास पैसा नहीं है, तो उसने क्या किया, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को प्लेज कर दिया विद अदर बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, और वहां से शॉर्ट टर्म के लिए पैसा रेज कर लिया। वो पैसा रेज किया फॉर ए पीरियड ऑफ 1 to 2 days। ओके, जनरली 1 to 2 days के लिए होता है, मगर इसका मैक्सिमम टाइम आपको दिया हुआ है 1 to 15 days का। ओके, एंड दैट मनी इज बीइंग रेज एट द कॉल रेट विच इज प्रिवेलिंग इन द मार्केट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम। और ये रेज किया जाता है क्या, CRR को मेंटेन करने के लिए। कैश रिजर्व रेशो जो रिजर्व बैंक ने का मैंडेटरी की हुई है हर बैंक के लिए, उसको मेंटेन करने के लिए ये पैसा रेज किया जाता है। ओके, और इसके अदर इम्पोर्टेंट क्या है कि जो इंटरेस्ट है वो कॉल रेट पे हमने बोल दिया है। और दूसरी बात इम्पोर्टेंट क्या है कि ये बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल रहता है, इसमें सिस्टम मतलब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन होती है। और जो मोर इम्पोर्टेंट चीज़ है यहाँ पे, इट हैज़ अ इनवर्स। ओके, in this there is an inverse relation between call rate in this there is an inverse relation between call rate and price of other securities। ठीक है जी, जो अदर सिक्योरिटीज है उनमें और कॉल रेट में इनवर्स रिलेशन है। मींस फॉर दैट इज इफ कॉल रेट इज हाई, okay, the value of other securities will go down। तो ये है आपके पास कॉल मनी। ठीक है जी, तो ये चार बेसिक एस्पेक्ट्स आपको कॉल मनी डिस्कस करना है। अब आ जाते हैं हम दूसरे टॉपिक पे जो है हमारे पास, जिसका नाम है ट्रेजरी बिल। ओके जी, अब ट्रेजरी बिल बेसिकली क्या है आपके पास? इट इज एन इंस्ट्रूमेंट issued by RBI on behalf of government to raise funds from the मार्केट। ओके, तो सरकार को जब भी पैसा चाहिए होगा वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास अपने कुछ इंस्ट्रूमेंट, कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ कमर्शियल डॉक्यूमेंट्स, एसेट्स प्लेज कर देती है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट मार्केट में ट्रेजरी बिल्स को फ्लोट कर देती है। ओके, अब आपको ये होगा कि इसका टाइम पीरियड क्या है। इट इज जनरली issued
for a period of 14 to 365 days। ठीक है जी। तीसरी चीज है, these are known as zero coupon bonds। ओके, these are known as जीरो कूपन बॉन्ड्स। अब जीरो कूपन क्यों बोलते हैं? ओके, बिकॉज द डिस्काउंट sorry because the rate of interest at which these are issued is not written on the face of डॉक्यूमेंट। मतलब इसमें कोई रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है। जब आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं लिखा हुआ तो आपको कैसे पता लगेगा कि आपको इंटरेस्ट कितना दिया जा रहा है इन सिक्योरिटीज पे? तो उस रेट ऑफ इंटरेस्ट को कैसे पता करते हैं? रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इवेल्युएटेड on the basis of discount being offered to buyer। ओके, तो जिस डिस्काउंट पे आपको दिया गया है वो रेट ऑफ डिस्काउंट है। अब इसमें पैसा कैसे कमाएगा? The buyer, the Reserve Bank of India will buy back this document or these document at face value on maturity। Okay, so the difference between the discounted value and the face value will be the benefit to the buyer of this instrument। Okay, ये आपके पास है। और इसमें एक और इम्पॉर्टेंट चीज है कि इन दिस मनी इज इन्वेस्टेड इन लॉट्स। ओके, मनी इज इन्वेस्टेड इन लॉट्स, i.e. द मिनिमम लॉट इज 25,000 रुपीज का। आपको मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी 25,000 की चाहिए। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपके पास ओके, द 7th पॉइंट वाज that another important thing is the investment in these is done by big investors। ओके, तो ये है आपके पास अनदर इंस्ट्रूमेंट विच इज नोन एज ट्रेजरी बिल। अब इसके बाद हम एक और इंस्ट्रूमेंट करते हैं जिसे हम कहते हैं कमर्शियल बिल। ओके, ये है कमर्शियल बिल आपके पास।
कमर्शियल बिल को हम दूसरे नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं हम ट्रेड बिल। ओके, कमर्शियल बिल को हम दूसरे नाम से किससे जानते हैं? ट्रेड बिल। अब ट्रेड बिल से सीधे सीधे है, देयर आर टू पार्टीज, वन इज डेटर एंड अदर इज क्रेडिटर। ओके, ये दो पार्टीज हैं, ये आपका सेलर है, ये आपका बायर है। ही बायर्स गुड्स ऑन क्रेडिट and he is selling goods on credit। ओके, किसको? बायर क्रेडिटर को सामान बेच रहा है। एंड ऑल दिस ट्रांजैक्शन, ये जो बाइंग एंड सेलिंग की एक्टिविटी है, ऑल दिस ट्रांजैक्शन इज हैपनिंग on the basis of mutual faith and credibility। ओके, तो क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे ये ट्रांजैक्शन की जा रही हैं। ओके, बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स हो रही है आपके पास। ओके, क्रेडिट पे बाइंग हो रही है, क्रेडिट पे सेलिंग हो रही है, और ये म्यूचुअल फेथ और ट्रस्ट के बेसिस पे सारा कुछ किया जा रहा है। ओके, और इसमें आपके पास जो टाइम पीरियड है, ओके, जो टाइम पीरियड आप यूज कर रहे हो, पीरियड ऑफ बिल is between 30 days to 90 days। ठीक है जी, जनरली 1 डे टू 90 डे भी कह सकते हैं, या 30 दिन तक का टाइम पीरियड दे रखा है, मतलब मिनिमम 30 दिन का और मैक्सिमम कितना है? 90 दिन का टाइम पीरियड दे रखा है। उस पीरियड के लिए ये बिल है। ओके, और ये म्यूचुअल फेथ एंड क्रेडिबिलिटी, और ये क्रेडिबिलिटी किस पे है? फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी है। ओके, इसे हम क्या कह रहे हैं? फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी। फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी मतलब they have sufficient amount of funds to do all this buying and selling activities। तो वो एक दूसरे पे विश्वास करके ये एक्टिविटीज करते हैं। ओके, एंड these are the negotiable instrument and can easily be transferred, endorse किए जा सकते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी, दूसरी से तीसरी पार्टी सॉरी, तो फर्दर मूवमेंट की जा सकती है इन फंड्स की। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसमें। ओके, तो इसमें एक और इम्पोर्टेंट बेनिफिट है, एक तो ये नेगोशिएबल है। ओके, दीज आर नेगोशिएबल। ओके, सेकेंड इसमें क्या है? दीज कैन बी discounted from bill। ओके, एक तो ये नेगोशिएबल है और दूसरा क्या है? ये डिस्काउंट करवाए जा सकते हैं। ओके, और इसमें क्या है कि एक दूसरे के आप रिटर्न एक इंस्ट्रक्शंस एक्नॉलेजमेंट दे देते हो कि ओके वी हैव डन द ट्रांजैक्शन, तो वो एक दूसरे को मूव ऑन कर सकते हैं। तो यहाँ पे
आपके पास क्या है कि आपने एक बिल बनाया, ड्रॉर ने बिल बनाया और ड्रॉई ने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब एक मेकर है और एक एक्सेप्टर है। मेकर को हम ड्रॉर कहते हैं और एक्सेप्टर को हम क्या कहते हैं, ड्रॉई कहते हैं। तो इस तरीके से एक बिल बनाया जो म्यूचुअल फेथ एंड ट्रस्ट के बेसिस पे आप ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहे हो, जिसका टाइम पीरियड मिनिमम 30 डेज तक का है और मैक्सिमम 90 डेज तक जा सकता है, और ये नेगोशिएबल है। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि दीज अनदर इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट दीज कैन बी इजीली डिस्काउंटेड फ्रॉम बैंक्स। तो ये है आपके पास कमर्शियल बिल। ओके, अब इसके बाद नेक्स्ट हम करते हैं, वो है हमारे पास कमर्शियल पेपर। ओके, कमर्शियल पेपर बेसिकली क्या है? पहली चीज तो ये अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट्स हैं। ओके, अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है? ये पहले तो क्या है, अनसिक्योर्ड हैं। अनसिक्योर्ड का मतलब यहाँ किसी एसेट की कोई गारंटी नहीं दी गई है। अगर पैसा डूब गया तो पैसा डूब गया, आप रिकवर नहीं कर सकते हो इस पैसे को। ओके, तो ये अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट है। दूसरा क्या है? दीज आर issued by companies of high credibility okay, these are issued by companies of high credibility, ठीक है जी, for a period of 15 days to 365 days। ओके, तो ये है it acts as ओके, तो वर्किंग कैपिटल की तरह ये काम करते हैं जब पैसा कम रह जाता है। और ये वही कंपनीज इशू करती हैं जिनकी हाई क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, प्राइवेट कंपनीज हो गई या प्राइवेट पब्लिक सेक्टर की कंपनीज हो गई। ओके, और ये अनसिक्योर्ड प्रॉमिसरी नोट हैं हमारे पास। ओके, मतलब रेपुटेशन इनका अच्छा है, क्रेडिट वर्दीनेस अच्छी है, और ये आपके पास है। अब ये पैसा जो है, ओके, दिस इज this money is used to meet flotation costs। ओके, फ्लोटेशन कॉस्ट को मतलब और जो भी अब आप मार्केट में शेयर्स को इशू करने जा रहे हो, तो जब जो खर्चे आपको बियर करने पड़ते हैं उन सारे खर्चों को हम क्या बोलते हैं? फ्लोटेशन कॉस्ट बोलते हैं। उसको बियर करने के लिए, उसको मीट करने के लिए हम ये पैसा रेज करते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं? इट इज ऑल्सो नोन एज ब्रिज फाइनेंसिंग। ओके, इसका दूसरा नाम क्या है? ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहा जाता है। और आपको ये पैसा चाहिए जब भी आपको कोई नई बिल्डिंग, नया ऑफिस, नई मशीनरी खरीदनी है, तो उस पैसे को इंस्टॉल, उसको ऑपरेशनल बनाने के लिए
या उसको इंस्टॉल करने के लिए जो आपको पैसा चाहिए, जो खर्चा आपका टेम्परेरी खर्चा हो रहा है उस टाइम पीरियड के लिए, वो पैसा जो आपको चाहिए उसे हम इस कमर्शियल पेपर के थ्रू रेज करते हैं। इसे हम फ्लोटेशन कॉस्ट भी कहते हैं या ब्रिज फाइनेंसिंग भी कहते हैं। ओके, तो ये आपके पास है जो आपका, एंड दिस इज फॉर सीजनल एंड वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट के लिए। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज है, ओके, नो न्यू कंपनी कैन raise funds through CP because they have yet to prove its credibility। ओके, तो ये आपके पास क्या है, कॉमर्शियल पेपर है। और अब हम लास्ट इंस्ट्रूमेंट करते हैं इसमें, जो हमारे पास है उसे कहते हैं हम सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ओके जी, अब सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट क्या है कि कोई भी बैंक इशू कर सकता है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। ओके, ये एक तो बात क्या है, बियरर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। अनलाइक फिक्स डिपॉजिट में नाम लिखा होता है कि किसके नाम से आपने ये सर्टिफिकेट इशू किया है, जबकि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में आपका कोई नाम नहीं लिखा होता है। जिसके हाथ में ये इंस्ट्रूमेंट है वही उसका मालिक हो जाएगा। तो पहली चीज तो क्या है कि ये बियरर इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। और दिस कैन बी इशूड ओनली बाय बैंक्स, इट कैन बी issued by banks only। ओके, फिर है these are negotiable in nature। these are negotiable in nature मतलब इजीली आप ट्रांसफर कर सकते हो। ओके, तो ये अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अब कोई क्वेश्चन पूछेगा कि भाई आपने इतनी सारी बातें तो बता दी कि बियरर इंस्ट्रूमेंट भी बता दिया, बैंक ने भी इशू कर दिया, नेगोशिएबल भी कर दिया, अरे किस बेसिस पे आप ये सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर रहे हो? तो बेसिस क्या है कि इट इज इशूड on the basis of financial condition, on the basis of financial credibility कह लो या condition कह लो। ओके, तो ये फाइनेंशियल टू इंडिविजुअल, टू कॉर्पोरेट्स, टू कंपनीज। ओके, और ये जब बहुत ज्यादा टाइट लिक्विडिटी, और ये कब इशू किए जाते हैं? दीज आर इशूड, these are generally required when there is tight liquidity in market।
ओके। तो लिक्विडिटी जब आपकी टाइट हो जाती है मार्केट में, आपके पास कैश इजीली अवेलेबल नहीं होता है, बैंक्स दे नहीं पाते हैं, तो क्या कर रहे हैं कि बैंक ने आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशू कर दिया है ऑन द बेसिस ऑफ योर फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी। अब उस फाइनेंशियल क्रेडिबिलिटी के बेसिस पे आप किसी को भी वो डॉक्यूमेंट ट्रांसफर कर दोगे, ओके, और उसमें नाम नहीं लिखा जाता है ऊपर उसके, तो इजीली नेगोशिएट हो सकता है, जिसके हाथ में जाएगा वो उतने पैसे को कहीं से बैंक में जाके इनकैश करवा सकता है। तो मतलब आपके पास कैश अवेलेबल नहीं है इजीली मार्केट में, तो आप क्या है बैंक से एक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट बनवा लेते हो, जिसके थ्रू आप सारी ट्रांजेक्शन को कैरी आउट करते हो, एंड दैट इज व्हाट सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज। अब इसमें और सर्टिफिकेट ये जनरली इशू होता है, दिस इज इशूड फॉर ए पीरियड ऑफ for 91 days to 1 year। एफडी आपको इशू होती है 14 डेज से कितने भी साल तक, 5 साल तक भी जा सकते हो एफडी के लिए, ओके, मगर इसमें 1 साल तक ही है। और एफडी में एक्चुअल अमाउंट लिखी होती है, और ये जनरली इशू होते हैं कि एट अ डिस्काउंट, ओके, ऑन द एक्चुअल अमाउंट, मतलब ये डिस्काउंट पे इशू होते हैं, और एफडी आपकी जो बनती है वो एक्चुअल अमाउंट पे इशू होती है। एफडी नेगोशिएबल नहीं होती है, जबकि ये आपके पास नेगोशिएबल होते हैं। सो दिस इज ऑल दैट इज टू बी डिस्कस्ड इन दिस लेक्चर। थैंक्स।